हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। आज हम लोग देखने वाले हैं द डेथ ऑफ द ऑथर्स समरी बाय रोनाल्ड बार्थ्स। ओके, तो शुरू करते हैं। रोनाल्ड रोनाल्ड बार्थ्स ये फ्रेंच लिटरेरी थियोरिस्ट, एसेइस्ट, फिलोसोफर, क्रिटिक थे। इन्होंने एक ऐसे लिखा था, द डेथ ऑफ द ऑथर। उसी की समरी मैं बताने वाली हूँ। इसमें बास ने जो ट्रेडिशनल व्यू है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, उसके अगेंस्ट लिखा है। अभी कोई टेक्स्ट लिखा गया तो टेक्स्ट को समझने के लिए, सपोज कोई पोएम है, उसको समझने के लिए हम लोग पोएट के बायोग्राफी को देखते हैं। वो क्या सोच रहे होंगे, वो पोएम लिखते समय क्या सोच रही होंगी, वो पोएम लिखते समय उस बारे में सोचते हैं। ऑथर की इंटेंशन को ज़्यादा वैल्यू देते हैं टेक्स्ट से ज़्यादा। ये ट्रेडिशनल लिटरेरी थ्योरी है। मतलब कोई भी चीज़ को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वर्क को समझने के लिए उसके ऑथर पे ज़्यादा ध्यान देना। इसी चीज़ के अगेंस्ट बास ने इसमें लिखा है कि हमें टेक्स्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय उसके ऑथर के। हमें ऑथर के इंटेंशन को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी बायोग्राफी को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है टेक्स्ट को समझने के लिए। ये इससे पहली बार इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था 1967 में, अमेरिकन जर्नल एस्पेन में। अभी सपोज़ मैंने कोई नॉवल पढ़ी, अगर मैं कोई नॉवल पढ़ रही हूँ, सपोज़ प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ रही हूँ, तो अभी मैं अगर चेक करने लगूँ जेन ऑस्टन की लाइफ कैसी थी, उनकी लाइफ में क्या-क्या हुआ, तो शायद जो मेरा नॉवल पढ़ने का जो व्यू है, वो थोड़ा-सा बायस्ड हो जाएगा। मतलब मैं उनकी बायोग्राफ़ी को सोच के पढ़ूँगी उन वो नॉवल। तो ये चीज़ है। किसी भी पोएम, अगर कोई सपोज़ पोएम मैं पढ़ रही हूँ, उसके ऑथर के बारे में पढ़ने लगी कि उनकी बायोग्राफ़ी कैसी थी, ये कैसी थी। अभी जैसे एमिली डिकिंसन की, उनकी जो पोएम्स, अगर हम उनकी बायोग्राफ़ी पढ़ें, तो काफ़ी हम हद तक उनकी लाइफ़ को पोएम से कनेक्ट कर सकते हैं। बट बास ने इस एस्से में कहा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें टेक्स्ट को वैल्यू देना चाहिए। कभी-कभी ये चीज़ें गलत भी हो जाती है, कभी-कभी सही होती हैं एक्चुअली, बट मोस्ट ऑफ द टाइम गलत हो जाती है बास के अकॉर्डिंग। बास रीडर के इंटेंशन को इम्पोर्टेंस देते हैं। हर जो इंडिविजुअल रीडर है वो टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेट करता है, अपने अकॉर्डिंग समझता है। हर रीडर थोड़ा चीज़ों को अलग तरीके से समझता है। ऑथर की डेफिनिट मीनिंग के बजाय रीडर को खुद पे ध्यान देना चाहिए, रीडर को ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए। अगर हम ऑथर के एक्सपीरियंस को देखेंगे, समझेंगे, उनकी लाइफ को जानेंगे, तो हमारा जो एक व्यू होगा रीड करने का, वो बायस्ड हो जाएगा। मतलब हम उसी की तरह से सोचने लगेंगे। ये बास बोलते हैं, ये जो है मतलब जो ट्रेडिशनल है, जो होता है, अगर ऑथर के बारे में पढ़कर अगर हम रीड कर रहे हैं, तो ये मतलब ईज़ी तो है, बट ये एक तरीके से गलत है। इसमें फ्लॉड है ये, इसमें काफ़ी सारी गलतियाँ हैं। ऐसा करने से जो वर्क है, जो टेक्स्ट है, उसमें एक लिमिटेशन सेट हो जाती है। पास के अकॉर्डिंग रीडर को लिटरेरी वर्क को उसके क्रिएटर से अलग रखना चाहिए। हर राइटिंग में एक मल्टीपल लेयर्स होती हैं। अगर हम लोग ये सब देखते हैं तो एक क्रिएटिव इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है और ऑथर सिर्फ एक तरीके से स्क्रिप्टर बन के रह जाता है कि जैसे वो कोई एक स्क्रिप्ट लिख रहा है, वो कुछ क्रिएट नहीं कर रहा है, वो जस्ट प्रोड्यूस कर रहा है। अपने काम को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो डेथ है इसमें वो लिटरल नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, मेटाफोरिकल है। द डेथ ऑफ द ऑथर मतलब ऑथर को हटा के काम पे ध्यान देना, उसके टेक्स्ट पे ध्यान देना। अभी जैसे हम अगर सोचें ही, अगर मैंने कोई पोएम पढ़ी, अगर मैं उसके बारे में पढ़ने लगूँ पोएट के बारे में, तो क्या अगर जो ऐसा लाइफ में उसके हुआ है या पोएम, या फिर वो पोएम के लिखने के टाइम जैसा उसका मतलब था, उसका इंटेंशन क्या एग्जैक्ट वही है? ऐसा तो हम कुछ मतलब डेफ़िनिट तो कर ही नहीं सकते, वो तो हम सिर्फ़ एक संभावना लगा सकते हैं, ऐसा हुआ ही होगा, ये तो हमें पता नहीं। इस ऐसे में बास ने पुराने राइटर्स के बारे में भी लिखा है, जैसे स्टेफ़नी के बारे में भी लिखा है। उनकी चीज़ को उन्होंने कोट किया है, लिखा है, इट इज़ लैंग्वेज व्हिच स्पीक्स। जो लैंग्वेज होती है वो बोलती, ना कि ऑथर बोलता है चीज़ों को। मतलब काम अपने आप को बेचता है, ऑथर नहीं। वर्क लिखे जाने के बाद वो पूरी तरीके से रीडर का हो जाता है। जो वर्क है, जो वो टेक्स्ट है, उसका मीनिंग रीडर अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट कर सकता है। मतलब ये जो डेथ ऑफ द ऑथर, इसका मतलब मीनिंग को डिस्कवर करना नहीं है या वापस से ढूँढना नहीं है। ये पहले से ही वहाँ पे है। जो मीनिंग होता है वो रीडर खुद ही जनरेट करता है धीरे-धीरे, रीड करते-करते। ये एक्टिव एक्शन है, ना कि पैसिव है, जो अनकॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियस है।
बास के अकॉर्डिंग ऑथर का इंटेंशन इररेलेवेंट है। वर्क जो है वो एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं होता ऑथर के इंटेंशन का लिखने के टाइम पे। जो थॉट्स को हम लिखते हैं वो क्रिएटिव प्रोसेस है। हो सकता है थोड़े समय के लिए, बाद में मेरा मन बदल गया तो। बास ये सजेस्ट करते हैं कि ऑथर को किसी डिवाइन क्रिएटर की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि जो ऑथर है वो अपने थॉट्स और आइडियाज़ को एक सपोज़ कोलाज की तरह लगाता है, यूनिक और स्किलफुल तरीके से। पास ये भी बोलते हैं कि ये सब जो चीज़ें हैं, मतलब उनके हिसाब से नई नहीं थी, मतलब थोड़े ही समय पहले की। अगर हम लोग ग्रीक्स का देखें, तो उनके जो है वो लोग वर्क पे ज़्यादा फ़ोकस करते थे। मतलब कि कैसे लिखा गया है, नैरेटिव टेक्निक कैसी है, टेक्स्ट को कैसे रिप्रेज़ेंट किया गया है, ना कि उनके ऑथर के बारे में। क्योंकि उनकी जो स्टोरीज़ थी, उनका जो बेस होता था, वो सेम माइथोलॉजी होता था, सेम पौराणिक कथाएँ होता था। पर हर ऑथर में हर एक जो क्रिएटर है वो अलग तरीके से उस चीज़ को पेश करता था। बस ट्रू मीनिंग में इंटरेस्टेड नहीं है टेक्स्ट की, उनके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये थ्योरीज आगे चल के फाउंडेशन बनी पोस्ट मॉडर्निज्म की और रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी की। ऐसी थ्योरीज की ये जो थ्योरी है द डेथ ऑफ द ऑथर जाके बेस बनी आगे जाके। पास एक एग्जाम्पल भी लेते हैं हॉनरे की स्टोरी का। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैं स्लाइड लगा दे रही हूँ, चेक कर लो। जिसमें जो है वो जो मेल प्रोटोगोनिस्ट होता है, जो वो एक मतलब आदमी से प्यार करने लगता है वुमेन समझ के। और अभी ये चीज़ है कि अभी ये जो है कैरेक्टर है जो उन्होंने लिखा है राइटर ने, तो वो वुमेन के बारे में क्या सोचते हैं, उन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया, क्या वो उनके खुद के थॉट थे वुमेन को लेके, या फिर वो जो कैरेक्टर है वो वुमेन के बारे में कैसे सोचता है, जो मेल कैरेक्टर है, जो उसको आदमी को दूसरे आदमी से प्यार हो जाता है औरत समझ के। तो अभी ये ऑथर सोच रहा है कि उसका कैरेक्टर सोच रहा है, ये सब चीज़ें हम नहीं समझ सकते। तो इसी चीज़ का यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, पूरी स्लाइड लगा दी है मैंने, अच्छे से पढ़ लो। ओके, तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जैसा भी लगा है कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल पे पहली बार हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, हाँ मुझे फॉलो कर सकते हो, तो जो भी डाउट रहेगा डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।